हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फ्रीक्वेंसी ट्यूटोरियल में। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है स्पोरुलेशन। वैसे मैंने आपको थोड़ा पहले बता दिया था इसके बारे में कि स्पोरुलेशन जो है, जब मल्टीपल फिजन हमने अमीबा में किया था तो भी हमने स्पोरुलेशन का छोटा सा पार्ट किया था। अब यहाँ पे हम स्पोरुलेशन में कुछ एक एग्जाम्पल लेते हैं और वो देखेंगे कि स्पोर्स कैसे बनते हैं। स्पोर्स बनने कैसे हैं उससे पहले हमें ये देखना है कि स्पोर्स होते क्या हैं। क्या है कि स्पोर्स होते क्या हैं। तो स्पोर्स एक टाइप के गैमेट्स होते हैं। जिस तरह से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हमारे में स्वार्म, एग ये बनते हैं ना ह्यूमन बींग में, वैसे ही क्या होते हैं, स्पोर्स भी बनते हैं। बट स्पोर्स जो होते हैं वो जनरली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बनते हैं। ठीक है। अब स्पोर्स जो हैं वो क्या है, बॉडी के अंदर भी बन सकते हैं या फिर बॉडी के बाहर भी बन सकते हैं। इसलिए हम उनको बोल सकते हैं एक्सोजीनियसली और एंडोजीनस स्पोर्स। ठीक है। स्पोर्स मोटाइल भी हो सकते हैं, नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। अगर स्पोर्स के पास कोई फ्लैजिला प्रेजेंट है तो इसका मतलब वो मोटाइल होंगे। अगर कोई भी फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है तो इसका मतलब वो नॉन मोटाइल होंगे। ठीक है। उनके ऊपर सेल वॉल प्रेजेंट हो भी सकती है या फिर वो नेक्ड भी हो सकते हैं। अगर सेल वॉल प्रेजेंट होगी तो थिक होगी वो, अगर नहीं होगी तो इसका मतलब क्या है कि वो कैसे होगी, फ्लैक्सिबल, क्योंकि मेम्ब्रेन जो है वो कभी भी रिजिडिटी शो नहीं करती है। तो यहाँ पे हम कुछ एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिनमें स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। फर्स्ट, जू स्पोर्स। देखो बेटा, जू का मतलब क्या होता है, एनिमल। जू किसके लिए आता है, एनिमल्स। जू स्पोर, एनिमल के स्पोर। तो यहाँ पे एनिमल के स्पोर नहीं पढ़ना, यहाँ पे हमने जू को किससे रिजेंबल करना है, मोशन से। इसका मतलब जैसे एनिमल चलते फिरते हैं तो ये वो स्पोर हैं जो मूव कर सकते हैं। ठीक है। तो क्या है, जू स्पोर जो हैं वो जनरली कैसे होते हैं, दे आर माइन्यूट फ्लैजिलेटेड। क्या होते हैं, इन पे फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। एंड दे आर नेक्ड, इसका मतलब सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है। अब जू स्पोर जो है उसमें एग्जाम्पल मेन, इनमें क्या चीज़ है, एग्जाम्पल मेन है यूथ्रॉक्स, क्लाइमेडोमोनास। यहाँ पे हमने एल्गी की बात करी है कि एल्गी के अंदर होता है सेम इसी तरह से, जैसे ये है उसके पेरेंट बॉडी, उसके अंदर क्या है, ये इस तरह से स्पोर बन गए हैं और ये स्पोर क्या करेंगे, फिर धीरे धीरे यहाँ से बाहर निकल जाएंगे और फ्रीली मूव करेंगे। फ्लैजिला है तो फ्लैजिला की हेल्प से क्या करेंगे, वाटर के अंदर आसानी से मूव करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। तो ये जो है ये क्या हो गया हमारा, जू स्पोर। ठीक है। एल्गी के केस में हमने इसको पढ़ा है। सेकंड जो है वो है कॉनिडिया। इस पे आपका क्वेश्चन कैसे आता है या आया हुआ है। कॉनिडिया जो है वो कुछ इस तरह से या तो सिंगल फॉर्म में या फिर बर्ड की फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं। कॉनिडिया के स्पोर्स जो हैं वो या तो सिंगल या फिर चेन फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं। ये जो चेन इसकी बनती है इसको हम बोल देंगे यहाँ पे चेन ऑफ कॉनिडिया। क्या बोल देंगे, चेन ऑफ कॉनिडिया। जहाँ से ये हाइफी, इन ब्रांच को हाइफी बोलते हैं, जहाँ से ये हाइफी निकली है इस हाइफी को बोल देंगे कॉनिडियोस्पोर्स। ठीक है। और ये कैसे हैं बेटा, कोई फ्लैजिला दिखाई नहीं दे रहा है तो इसलिए ये कैसे हैं, नॉन मोटाइल। कैसे हैं ये, नॉन मोटाइल। और इन पे क्या है, इन पे वॉल प्रेजेंट है। अब देखो ऐसा केस किसका है, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन, ठीक है, पता होगा। फर्स्ट एंटीबायोटिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन नोटेटम एक फंगस था उसके ऊपर पेनिसिलिन को डिस्कवर किया था। तो इससे हमने क्या है कि डायग्राम बनाया और पता चल गया इसका। ठीक है। अब देखो एक और है इसमें क्लाइमेडो स्पोर्स। क्लाइमेडोस्पोर्स। अब ये क्लाइमेडोस्पोर्स में राइजोपस, मतलब इसमें भी एक फंगस का एग्जाम्पल दे दिया हमने, राइजोपस का एग्जाम्पल दे दिया हमने। अब इसमें क्या होता है बेटा,
होते हैं क्लाइमेडोमोनास जो हैं ये क्या हैं, थिक वॉल्ड स्पोर्स प्रोड्यूस्ड ऑन द हाइफी दे आर नॉन मोटाइल। ठीक है, तो मतलब क्या है कि जो ये क्लाइमेडोमोनास है, क्लाइमेडोमोनास में जैसे इसमें तो क्या थे, सारे थिन थे, इसमें क्या है कि स्पोर्स जो बनेंगे ये कैसे होंगे, काफ़ी थिक होंगे, इनके जो वॉल है वो काफ़ी थिक होगी, ये सेल वॉल है, थिक सेल वॉल। और जो इनमें ये थिक सेल वॉल बनती है तो एक चीज़ का हमें पता चल गया कि हमेशा क्लाइमेडोस्पोर्स जो हैं वो अनफेवरेबल कंडीशन में बनेंगे। अनफेवरेबल कंडीशन की वजह से ही जो इनकी वॉल है वो थिक हो गई, और ये क्या करेंगे, अपने अंदर फूड को भी स्टोर करके रखेंगे। क्या करते हैं ये, अपने अंदर फूड को भी स्टोर करके रखते हैं, और ये भी कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। तो ये हमने कुछ एक एग्जाम्पल किए हैं स्पोर्स के, जिनमें क्या है कुछ मोटाइल थे और कुछ नॉन मोटाइल हैं। फर्दर आगे भी एक दो और टाइप हैं, जैसे स्पोरेंजियोस्पोर्स। अब स्पोरेंजियो, अभी जो हमने ये पढ़े हैं ये हमारे सारे कैसे थे, ये वाला ये सारे कैसे थे, एक्जोजीनियसली, जो बॉडी के जस्ट बाहर बन रहे हैं। और जो हमने जूस्पोर में पढ़ा था वो था एंडो, क्योंकि वो बॉडी के अंदर बन रहा था। एक और एग्जाम्पल जो है वो है स्पोरेंजियोस्पोर का। स्पोरेंजियोस्पोर जो है उसमें भी क्या है, वो बॉडी के अंदर ही बन रहे हैं। स्पोरेंजियोस्पोर्स जो है उसमें भी क्या है, जैसे ये पूरी बॉडी है तो इस बॉडी के अंदर ही ये माइन्यूट फॉर्म बनेंगी यहाँ पे। जब ये यहाँ पे मैच्योर होने लग जाएंगे तो ये क्या करेंगे, बाहर इस वॉल पे प्रेशर लगाएंगे और इसको रप्चर करके बाहर निकल जाएंगे। तो ये भी बॉडी के अंदर बन रहे हैं, तो इनको भी हम क्या बोल देते हैं, एंडोस्पोर्स बोल देते हैं। ठीक है, ये था हमारा स्पोर्स वाला टॉपिक। नेक्स्ट जो है वो अभी हम शुरू करेंगे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स के केस में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। प्लांट्स में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। अब प्लांट्स के अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो तरह से हो सकता है, एक तो होता है एपोमिक्सिस और दूसरा होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, क्या है कि प्लांट्स में जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो दो तरह से होता है, एक तो होता है एपोमिक्सिस से और दूसरा होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से। अब एपोमिक्सिस क्या है, एपो का मतलब होता है विदाउट और मिक्सिस का मतलब क्या हुआ, फ्यूज़न। इसका मतलब कोई गैमेट्स वगैरह किसी का फ्यूज़न नहीं हो रहा है, तो भी क्या है एक न्यू प्लांट बॉडी कैसे बनेगी। तो एपोमिक्सिस जो है उसमें लिख देते हैं हम, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स अकर बाय एगैमोस्पर्मी। एपोमिक्सिस में क्या होता है, प्लांट्स में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, किसके थ्रू, एगैमोस्पर्मी के थ्रू। अब ये एगैमोस्पर्मी क्या होता है, एगैमोस्पर्मी इज द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल। फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो बन रहा है बट वो एम्ब्रियो भी किससे बन रहा है, किसी अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल, मतलब फ्यूज़न नहीं हो रहा है। ठीक है, तो उसको एगैमोस्पर्मी बोलते हैं। एपोमिक्सिस जो है वो एगैमोस्पर्मी से होता है, मतलब एम्ब्रियो बनेगा बट बिना किसी फ्यूज़न के एम्ब्रियो बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम एपोमिक्सिस के फर्दर टाइप्स पढ़ रहे हैं कि कितने टाइप्स होते हैं, 3 टाइप होते हैं। फर्स्ट है एडवेंटिव पोली एम्ब्रियोनी, एडवेंटिव पोली एम्ब्रियोनी।
अब देखो इसमें क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो बाय ए डिप्लॉयड सेल ऑफ न्यूसिलस और इंटेगमेंट्स। ठीक है, न्यूसिलस एंड इंटेगमेंट्स दे बोथ आर प्रेजेंट ऑन द दे बोथ आर प्रेजेंट इन यंग ओव्यूल। देखो बेटा, जो न्यूसिलस है और इंटेगमेंट है ये क्या है, ये ओव्यूल में प्रेजेंट होते हैं। जैसे ओव्यूल का स्ट्रक्चर शायद 11th में भी आपने किया है, तो कुछ इस तरह से ये था ना ओव्यूल का स्ट्रक्चर। अब इसमें बाहर क्या है, ये जो एम्ब्रियो सैक के बाहर ये सेल थी, ये सारी सेल कौन सी होती हैं, न्यूसिलस। ये पैरेन्काइमेटा सेल होती हैं, डिप्लॉयड सेल होती हैं। और जो बाहर जो ये लेयर बनी हुई हैं इनको क्या बोलते हैं, इंटेगमेंट्स। एक तरह से ये कवरिंग का काम करती हैं। तो क्या है कि कई बार क्या होता है कि एम्ब्रियो जो है वो डायरेक्ट किससे बन जाता है, किसी न्यूसिलस सेल से या फिर इंटेगमेंटेड सेल से बन जाता है। किसी किसी ओव्यूल के अंदर क्या होता है, एक ही इंटेगमेंट प्रेजेंट होती है, सिर्फ एक, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, यूनिटेगमिक। और किसी किसी में क्या होता है, दो प्रेजेंट होती है इंटेगमेंट, तो उसको बोल देते हैं बायाटैगमिक। ठीक है, तो ये तो हो गया एडवेंटिव पोलीएम्ब्रियोनी। इसका सेकंड टाइप जो है, सेकंड टाइप जो है इसका वो है रिक्यूरेंट। एगेमोस्पर्मी या फिर बोल सकते हैं एपोमेक्सिस, रिक्यूरेंट। अब देखो इसमें क्या होगा, सेम वही, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो बाय ए डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल। सेकेंड चैप्टर जब हमारा आएगा तो उसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे कि मेगास्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या होते हैं। बट अभी ये याद रखो कि एक डिप्लॉयड होते हैं जो फर्दर जो ओव्यूल को बनाने का काम करती हैं। ठीक है, फ्यूचर जो है मेगास्पोर मदर सेल का क्या है कि वो क्या है, किसी ओव्यूल को बना रही है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला हमने कि एम्ब्रियो बनेगा, बट किससे बन रहा है, किसी भी डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल से बन रहा है, उसको हम रिक्यूरेंट बोलते हैं। थर्ड है नॉन रिक्यूरेंट। नॉन रिक्यूरेंट, अब ये नॉन रिक्यूरेंट में भी क्या होगा, एम्ब्रियो तो बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम एन अनफर्टिलाइज्ड एग। ठीक है, किससे बना है कि एम्ब्रियो तो इसमें भी बन रहा है बट किसी अनफर्टिलाइज्ड एग से बन रहा है। तो फिलहाल आपको क्या है कि ये तीनों टर्म जो हैं वो सिर्फ याद रखनी है। जब हमारा अगला चैप्टर आएगा रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, तो उनमें क्या है कि इनको हम डिटेल से करेंगे, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि ये क्या चीज़ें हैं। अब नेक्स्ट जो है वो है हमारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एक टाइप का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है प्लांट्स के केस में, जिसमें क्या है हम किसी एक स्मॉल यूनिट का यूज़ करते हैं। जैसे कोई स्टेम का पार्ट यूज़ कर सकते हैं, कोई रूट का पार्ट यूज़ कर सकते हैं, कोई लीफ का पार्ट यूज़ कर सकते हैं किसी नए प्लांट स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। और जिन भी हम स्मॉल यूनिट्स का यूज़ कर रहे हैं उनको हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगल्स। क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगल्स। ठीक है, क्या कहने का मतलब हुआ मेरा कि भाई वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में क्या करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगल्स का यूज़ करते हैं और न्यू प्लांट बॉडी बनाते हैं। अब वो कैसे बन सकता है, वो नेचुरल तरीके से भी हो सकता है और आर्टिफिशियल से भी हो सकता है। ठीक है, तो डेफिनेशन लिखने की इसमें शायद यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको अभी बताया है कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एक असेक्सुअल मोड है रिप्रोडक्शन का प्लांट्स के केस में, जिसमें हम क्या करते हैं, नए प्लांट को बनाते हैं किसी वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स से। ठीक है,
अब यहाँ पे हम ये सिर्फ पढ़ेंगे कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है वो हमारा कितने टाइप का है, 2 टाइप का होता है। एक है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और एक होता है हमारा आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। एक होता है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और एक होता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब नेचुरल में कौन कौन से ऐसी स्मॉल यूनिट्स हैं जिनसे कि एक नया प्लांट बन सकता है, जैसे कि रूट्स की हेल्प से ऐसा हो सकता है, स्टेम भी नेचुरल तरीके से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करती हैं, लीफ भी करती हैं, और क्या है, बुलबिल, ये भी क्या है, ये सारे अभी हमने पढ़ने हैं कि इनकी हेल्प से नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कैसे होता है। ठीक है, अगर हम स्टेम की बात करें तो स्टेम में भी हमारी 3 टाइप की स्टेम आती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक होती है अंडरग्राउंड स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम, एक होती है क्रीपर्स स्टेम और एक होती है हमारी एरियल स्टेम। 3 होती है बेटा, अंडरग्राउंड स्टेम, क्रीपर्स स्टेम और एरियल स्टेम। ठीक है, ये आती है इसके अंदर। अब जो अंडरग्राउंड है उसमें क्या क्या आती हैं? ट्यूबर्स, बल्ब, राइजोम, शक्कर्स एंड कोर्म। क्रीपर्स में क्या क्या आती हैं? रनर्स, ऑफसेट्स। ठीक है, अब आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है उसमें कितने फर्दर टाइप्स हैं इसके? एक जो सबसे कॉमन है वो है कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग और लास्ट है इसमें माइक्रो प्रोपेगेशन। माइक्रो प्रोपेगेशन, ये सारे जो हैं वो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में आते हैं। ये जो है ये हमारे नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में आते हैं। तो एक बार इनको देख लेते हैं कि नेचुरल में जो जो आते हैं तो वो किस तरह से प्रोपेगेशन में हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो है हमारा रूट्स, कि भाई रूट कैसे करती हैं? रूट किस तरह से हेल्प करेंगे? बर्ड्स प्रेजेंट ऑन द रूट्स, रूट्स के ऊपर कुछ बर्ड प्रेजेंट होते हैं। दे एराइज शूट लीफ, वो क्या एराइज करती हैं? शूट लीफ। शूट लीफ का मतलब क्या हुआ कि एक स्टेम का एक पार्ट है जिसके ऊपर लीफ प्रेजेंट होती हैं, वो बर्ड से एराइज हुआ है जो रूट के ऊपर थी। ठीक है, कॉल्ड स्लिप्स। ठीक है, जो क्या है कि बर्ड जो है उसके रूट के ऊपर बर्ड थी और उस बर्ड में से क्या है एक शूट लीफ एराइज हुई जिसके ऊपर लीफ प्रेजेंट होती हैं, उसको स्लिप्स बोल दिया। अब जो ये स्लिप्स है अगर ये उस पेरेंट बॉडी से अलग हो जाए और इसको इसकी नॉर्मल कंडीशन मिल जाए, फेवरेबल कंडीशन मिल जाए, तो ये आसानी से क्या करेगी? अपना प्रोपेगेशन कर लेगी नेचुरल कंडीशन में। ठीक है, सेकंड जो है अभी हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था कि स्टेम, तो अंडरग्राउंड स्टेम जो है उसमें हमारा फर्स्ट है शक्कर्स। शक्कर्स क्या होती हैं? ये एक तरह का मॉडिफिकेशन होता है स्टेम में, ये एक तरह का मॉडिफिकेशन होता है और ये क्या है? दे आर एराइज फ्रॉम द बेस ऑफ द इरेक्ट स्टेम, मतलब कोई इरेक्ट स्टेम जो है उसके बेस से अराइज होते हैं और अंडरग्राउंड होते हैं ये। ठीक है, तो जनरली इसमें भी क्या होता है कि एक तरह का क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन शो करती रहती है। ये अंडरग्राउंड इनके ये अराइज हो जाते हैं, जैसे मिंट का केस है, मिंट में ऐसा है अंडरग्राउंड अराइज होती हैं। तो अगर क्या है कि हम
उसके एक छोटे से प्लांटलेट को, मिंट की प्लांटलेट को कहीं भी उगा दे तो वहाँ से भी वो क्या कर सकती हैं, अपना प्रोडक्शन कर सकती हैं। ठीक है, तो ये शक्कर्स हैं। सेकंड ट्यूबर्स। ट्यूबर्स जो है उसका एक बहुत ही कॉमन सा एग्जाम्पल है पोटैटो, जो सबके घरों में यूज होता है। सो पोटैटो क्या है, ये एक राउंडेड अंडरग्राउंड स्टेम है। इसकी सरफेस के ऊपर क्या है, ऑन देयर बॉडी सरफेस आईज ऑफ पोटैटो, वाइट कलर की छोटी छोटी बर्ड होती है ना पोटैटो के ऊपर, उनको हम नोड ऑफ पोटैटो बोल सकते हैं या फिर उनको आइज ऑफ पोटैटो बोल सकते हैं। उनमें फर्दर कैपेसिटी होती है कि अगर वो वाला पार्ट जो है अगर वहाँ से सेपरेट करके कहीं पर उगाया जाए तो वो वहाँ पे क्या करेगा, एक न्यू बॉडी को जनरेट कर देगा। थर्ड जो है इसमें वो है राइजोम। अब राइजोम्स जो है ये एक तरह की इर्रेगुलर बॉडी होती है, अंडरग्राउंड स्टेम में एक तरह की इर्रेगुलर बॉडी होती है और इसके ऊपर भी क्या है, नोड बनती हैं। इसमें भी क्या होती हैं, नोड बनती हैं। ठीक है, बॉडी के ऊपर नोड बनती हैं और राइजोम्स जो हैं वो करती क्या हैं, फूड का स्टोरेज करती हैं। दे स्टोर्ड फूड को स्टोर करती हैं। एग्जाम्पल जिंजर इसमें दे दिया हमने। तो इसमें भी जो नोड होती हैं उनके अंदर फर्दर कैपेसिटी होती है कि वो क्या कर सकती हैं, अपना दोबारा से ग्रोथ कर सकती हैं, एक नई बॉडी को बना सकती हैं। ठीक है, फोर्थ जो है वो है इसमें बल्ब। ये एक तरह की हाईली रिड्यूस्ड, क्या है, एक तरह की हाईली रिड्यूस्ड फॉर्म होती है अंडरग्राउंड स्टेम, हाईली रिड्यूस्ड। और इसमें क्या होती है, बहुत सारी बर्ड प्रेजेंट होती हैं। मैनी बर्ड्स प्रेजेंट, बहुत सारी होती हैं। एग्जाम्पल इसमें हमने जैसे दे दिया गार्लिक का, अनियन का। ठीक है, और इनमें क्या होती है, फर्दर कैपेसिटी होती है बर्ड के अंदर कि वो क्या है, एक न्यू प्लांट बॉडी को जनरेट कर सकती हैं। ठीक है, एक और कॉर्म भी हम इसमें रख सकते हैं। कॉर्म कोलोकेशिया एग्जाम्पल है, फ्लैशी होती हैं वो बहुत ज़्यादा और उनमें भी क्या है, एडवेंटिशियस रूट्स जो है उसकी बॉडी के ऊपर आ जाती हैं स्केल्स की फॉर्म में। तो उनमें भी फर्दर क्या है, नई बॉडी को जनरेट करने की पावर होती है। सेकंड जो है वो हमने इसमें अब पढ़ना है क्रीपर्स स्टेम। ये थी अंडरग्राउंड क्रीपर्स स्टेम। अब क्रीपर्स जो हैं उसमें सबसे पहली जो है वो है हमारी रनर्स। क्रीपर्स का मतलब क्या है, जो सॉइल के हॉरिजॉन्टल चलती हों, सॉइल के बिल्कुल साथ साथ में जो चलती हों। तो रनर्स जो हैं इसमें एग्जाम्पल दे दिया हमने, ऑक्सेलिस का दे दिया और किसका, साइनेडन का एग्जाम्पल। साइनेडन क्या है, लॉन ग्रास जिसको दूब ग्रास भी कहा जाता है। ये सॉइल के हॉरिजॉन्टल, जैसे ये क्या है, यहाँ पे नोड वाला पार्ट है, यहाँ से रूट निकल गई, यहाँ से इसका स्टेम वाला पार्ट, फिर सॉइल के बिल्कुल साथ साथ अगेन यहाँ पे नोड, यहाँ पे रूट, यहाँ पे स्टेम। तो इस तरह से क्या है, ये चलती रहती हैं। ठीक है, याद रखने की क्या बात है इसमें, कि इसमें क्या होती है, बहुत सारी नोड्स प्रेजेंट होती हैं। मैनी नोड्स प्रेजेंट इन रनर्स, बहुत सारी नोड्स प्रेजेंट होती हैं। सेकंड, ऑफसेट्स क्या है, इट इज ए वन इंटरनोड लॉन्ग रनर। क्या बताया मैंने, इट इज ए वन इंटरनोड, सिर्फ एक ही इंटरनोड होगी इसमें। और ये किसका मॉडिफिकेशन है, रनर्स का ही मॉडिफिकेशन है। रनर्स से ये काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग होती हैं, इसलिए इनको कहा जाता है वन इंटरनोड लॉन्ग रनर। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या बोला कि कई सारी नोड है ना इसमें, बट इसमें क्या होती है, सिर्फ वन नोड प्रेजेंट,
एक ही नोड प्रेजेंट होती है ऑफसेट्स के केस में, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बोर्ड के लेवल से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कंपटीशन के लेवल से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब ऑफसेट्स जो है ये क्या है, इक्वेटिक, ये एक तरह के क्या है, ये इक्वेटिक प्लांट्स के केस में ये पाई जाती हैं हमारी, ठीक है। क्या है, प्लांट्स के केस में स्टेम पाई जाती हैं, सॉरी इक्वेटिक कंडीशन में स्टेम पाई जाती हैं। तो इक्वेटिक कंडीशन में है तो किस तरह का स्ट्रक्चर होगा इनका, फ्लैशी एंड क्लस्टर्ड। कैसा है इनका, फ्लैशी एंड क्लस्टर्ड, कुछ इस तरह का होता है इनका, फ्लैशी एंड क्लस्टर फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हमने इसमें दे दिया वाटर हाइसिंथ, ठीक है। एक एग्जाम्पल इसमें दे दिया पिस्टिया, पिस्टिया जो है इसका कॉमन नेम है वाटर लिट्यूस, ठीक है। वाटर हाइसिंथ जो है इसको टेररर ऑफ बंगाल कहा जाता है। टेररर मतलब टेररिस्ट है, एक तरह का क्या है कि वो क्या है, टेररिस्ट मतलब टाइगर है वो वहाँ का, कि अगर उसकी ग्रोथ वहाँ पे हुई तो और किसी की नहीं हो सकती। तो ऐसा इसको क्यों कहा जाता है, ये बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है पहले कि टेरर ऑफ बंगाल जो है उसको डिफाइन करो। अब ध्यान से सुनो, ये जो वाटर हाइसिंथ जो है ये सबसे पहले इंडिया में ये नहीं होता था, पहले इस टाइप की कोई भी क्रॉप जो है वो इंडिया में नहीं होती थी, फॉरेन में होती थी। बट इसके फ्लावर जो हैं वो बहुत ज़्यादा सुंदर होते हैं, और जो इनके लीफ की शेप जो होती है वो भी बहुत अच्छी होती है, जिसकी वजह से कुछ साइंटिस्ट ने इसको इंडिया के अंदर भी इंट्रोड्यूस किया। समझो मेरी बात, पहले ये क्या था, इंडिया में नहीं होता था, पर इसके फ्लावर की क्वालिटी इतनी अच्छी होती है और इनकी लीव्स की शेप इतनी अच्छी होती है कि साइंटिस्ट ने क्या सोचा कि इसको इंडिया में ले आते हैं। और इंडिया में सबसे पहले इसको कहाँ इंट्रोड्यूस किया था, वेस्ट बंगाल में इंट्रोड्यूस किया था, इसलिए इसको टेरर ऑफ बंगाल बोला है, क्योंकि सबसे पहले इंडिया में वहीं पर इंट्रोड्यूस किया था। अब इसको जहाँ पर भी इंट्रोड्यूस किया, कुछ टाइम के बाद क्या किया इसने, धीरे धीरे फैलना शुरू कर दिया। अब क्या है कि स्टैंडिंग वाटर के अंदर ये होते हैं, तो धीरे धीरे करना इसने फैलना शुरू कर दिया। और जितने भी इक्वेटिक एनिमल थे, पानी के अंदर जितने फिश वगैरह थी, जो दूसरे प्लांट थे, जैसे जैसे इसकी ग्रोथ होती गई तो वो सारे क्या होते गए, मरते गए, सबकी डेथ हो गई। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये अपनी ग्रोथ करने के लिए, अपने आप को पूरा मैच्योर करने के लिए सारी ऑक्सीजन का यूज़ कर लेता है। ये एक स्पेशल टाइप का वीड्स है जो क्या करता है, बहुत सारी ऑक्सीजन का यूज़ करता है। तो जितने भी इसके पास कोई भी एक्वेटिक बॉडी होती है तो वो क्या हो जाती है, डेड हो जाती है, इसलिए इसको कहा जाता है टेरर ऑफ बंगाल। तो बहुत तेज़ी से फैला था ये वहाँ पर, और बहुत सारे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को इसने नष्ट कर दिया था, ठीक है। अब देखो, पानी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो गई, पानी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो गई, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, एस्पेक्सिएशन। ये जो है ये टर्म बेटा याद रखनी है, ये क्या है, डेफिशिएंसी हुई है वाटर के अंदर, वाटर बॉडीज जो है उनको पानी की क्या है, उसमें कमी हो गई है, तो उसको क्या बोलते हैं, एस्पेक्सिएशन, ठीक है। तो यहाँ तक हमने कर लिया अपना, ये है हमारा क्रीपर्स स्टेम, जिसमें हमने रनर्स को पढ़ा है, जिसमें हमने ऑफसेट्स को पढ़ा है। एक जो थर्ड कैटेगरी इसमें रह गई वो हमारी है एरियल स्टेम, वो हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे। तो तब तक बेटा आप इसको पढ़ो, कोई डाउट अगर आपका आता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दो, मैं उसका सॉल्यूशन करके आपको दूंगी। तो तब तक बेटा बाय बाय।